नमस्कार। भारत में अगर कोई बिजनेस चला रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है तो उसका वास्ता पड़ता है कानूनों के एक बहुत बड़े जाल से। पर कभी सोचा है कि ये जो सैकड़ों कानून हैं जो मजदूरों के हक की बात करते हैं, ये सब आते कहाँ से हैं? आज हम उसी एक बुनियाद को ढूंढ निकालेंगे जिस पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है। सिर्फ राज्य स्तर पर ही भारत में 100 से भी ज्यादा श्रम कानून हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 100 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा कानूनी जाल है जिसमें कोई भी आसानी से उलझ सकता है। तो फिर सवाल वही है, इतने सारे कानून आखिर आते कहाँ से हैं? क्या इन सबका कोई एक कॉमन सोर्स है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। सबसे पहले हम इस कानूनी जाल के साइज को समझेंगे, फिर हम उस संवैधानिक ब्लूप्रिंट को देखेंगे जहां से सब शुरू होता है। इसके बाद बात होगी उन अटूट अधिकारों की जो मजदूरों को मिलते हैं। फिर हम जानेंगे श्रम के मैग्ना कार्टा के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक सोच, एक विजन कानून की शक्ल लेता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, सीधे सोर्स पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस चुनौती की बात कर रहे हैं वो असल में कितनी बड़ी है। जरा सोचिए, 40 से ज्यादा सेंट्रल कानून और 100 से भी ज्यादा स्टेट के कानून, ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल कानूनी ढांचा है। और यही वजह है कि चाहे कोई कर्मचारी हो या कंपनी, दोनों के लिए इसे समझना अक्सर एक भूल भुलैया में घूमने जैसा हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस जटिलता को समझा नहीं गया, सरकार भी इसे मानती है। इसीलिए तो हाल के सालों में इस पूरे कानूनी जाल को सुलझाकर 4 सिंपल लेबर कोड्स में बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू हुई है। मकसद यही है कि रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और अब आता है वो पॉइंट जहां सारी गुत्थी सुलझ जाती है। इन सैकड़ों कानूनों के पीछे की जो असली प्रेरणा है वो सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से आती है, हमारा संविधान, भारत का संविधान। यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हर एक लेबर लॉ की नींव रखी गई है। अब संविधान के अंदर मजदूरों के भले के लिए एक तरह की त्रिमूर्ति है। सबसे पहले प्रस्तावना, जो एक विजन देती है। दूसरे मौलिक अधिकार, जो पक्की गारंटी देते हैं। और तीसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। समझिए कि एक अच्छे वर्कप्लेस का पूरा आर्किटेक्चरल प्लान यही मौजूद है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये वो मूल सोच है, वो विजन है जो मजदूरों की सुरक्षा का पूरा स्टेज तैयार करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये 2 शब्द ही हर लेबर लॉ के पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स हैं। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट की पहली और सबसे मजबूत दीवारों की बात करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। इन्हें कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो संविधान हर नागरिक को कुछ ऐसे पक्के अधिकार देता है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और ये सीधे सीधे वर्कप्लेस पर असर डालते हैं। जैसे कि बराबरी का अधिकार, अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी, जबरदस्ती काम करवाने के खिलाफ प्रोटेक्शन और बाल मजदूरी पर रोक। यहाँ पर संविधान एक बहुत ही मजबूत एक रेड लाइन खींचता है। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी तरह की बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये मजदूरों के लिए सबसे बड़े सुरक्षा कवच में से एक है। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे कानून इस संवैधानिक नींव के ऊपर और भी मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। देखिए, संविधान कहता है कि खतरनाक कामों में बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि किसी भी फैक्ट्री में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। इससे क्या हुआ? सुरक्षा का दायरा और भी बड़ा हो गया। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये थोड़े अलग हैं। इन्हें आप सीधे कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक, एक मॉरल कंपस की तरह हैं। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में जाना है। इन सिद्धांतों का असर इतना गहरा है कि इन्हें मजदूर वर्ग का मैग्ना कार्टा तक कहा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। इससे पता चलता है कि देश में लेबर रिफॉर्म्स को लेकर इनकी भूमिका कितनी अहम रही है। तो ये सिद्धांत असल में करते क्या हैं? ये सरकार को एक तरह से गाइड करते हैं कि भाई, ऐसे कानून बनाओ जिससे लोगों को सही वेतन मिले,
सोशल सिक्योरिटी मिले और काम करने का माहौल इंसानों के लायक हो। समान काम के लिए समान वेतन हो या फिर मैटरनिटी बेनिफिट, इन सब अच्छी पॉलिसीज की जड़ें यहीं पर हैं। अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे संविधान के आर्टिकल्स असल दुनिया के कानून बनते हैं। मतलब कैसे कागज पर लिखा एक विजन जमीन पर हकीकत की शक्ल लेता है। संविधान ये भी साफ करता है कि कानून बनाने की पावर किसके पास होगी। कुछ मामले जैसे माइंस में सेफ्टी, ये सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकते हैं। चलिए एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। हमारा जो ब्लूप्रिंट है यानी संविधान, उसका आर्टिकल 42 साफ साफ कहता है कि सरकार को मैटरनिटी रिलीफ यानी कामकाजी माताओं को राहत देने के लिए इंतजाम करने होंगे। और इसकी हकीकत क्या बनी? इसी एक लाइन का सीधा नतीजा है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो कानून जो आज लाखों कामकाजी महिलाओं को कानूनी अधिकार देता है। यही है ब्लूप्रिंट से हकीकत बनने का सफर। एक और उदाहरण लेते हैं। आर्टिकल 41 ये सरकार को गाइड करता है कि एक सोशल सेफ्टी नेट बनाया जाए ताकि बेरोजगारी, बुढ़ापे या बीमारी जैसे मुश्किल वक्त में लोगों की मदद हो सके। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज भारत के जो सोशल सिक्योरिटी कोड्स हैं, जो पेंशन स्कीम्स हैं, जो लाखों लोगों को एक सुरक्षा देते हैं, उन सब का जो फिलोसॉफिकल बेस है वो इसी आर्टिकल से आता है, एक सोच से एक कानून तक। तो आखिर में बात यह है कि भारत के लेबर लॉज सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान में किए गए न्याय, सम्मान और बराबरी के वादों का एक जीता जागता रूप है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। 21वीं सदी में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। गिग इकोनॉमी है, रिमोट वर्क है। ऐसे में हमारे संविधान की ये जो मूल भावना है, ये भविष्य के लेबर लॉज को कैसे गाइड कर सकती है? सोचने वाली बात है।